आज आपके पास जो भी है मैटर ये नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आज आपके पास जो भी है क्या आप उससे संतुष्ट हैं। अगर आप उससे संतुष्ट हैं तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि उसको किस तरीके से सस्टेन किया जाए, किस तरीके से मैनेज किया जाए, और वो आपकी लाइफ में आगे भी रहेगा या नहीं रहेगा, ये कैसे जान सकते हैं। इसको जानने के लिए आप अपनी कुंडली के प्लैनेट की पोजीशन को देखिए। जरूरी नहीं है कि आज आपके पास जो भी है और आप उससे संतुष्ट है वो आगे भी आपके साथ रहेगा ही। हो सकता है आपके पास उससे ज्यादा आ जाए, या ये भी हो सकता है कि आज आपके पास जो है उससे कम हो जाए, और इतना कम हो जाए कि आप व्यथित हो जाए, परेशान हो जाए। हमें क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, ये सब कुछ हमारी कुंडली से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। फिर वो हमारे रिलेशन हो, धन हो, पैसा हो, तरक्की हो, कुछ भी हो। इसलिए कभी भी आपको अपनी जिंदगी में कोई भी व्यथा हो तो आप अपनी कुंडली को देखिए। फिर चाहे वो बात आपके रिलेशंस की हो, पैसे की हो, या फिर आपकी सक्सेस की हो। आपको कुछ भी जानना हो, आपको किसी के पास जानने की जरूरत नहीं है। आप अपनी कुंडली को देखिए, समझिए। अगर आप अपनी कुंडली को देखते हैं और समझते हैं तो आपको सारे जवाब आपकी कुंडली से ही मिल जाएंगे। हाँ, हमारी कुंडली सब कुछ बताती है। हमारे 12 भावों में जो भी ग्रह बैठते हैं, हर एक ग्रह के कुछ संदेश होते हैं और कुछ उनके कर्म होते हैं। अगर हम वो कर्म, वो संदेश समझ कर करते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपको हर वो चीज मिलनी बहुत आसान हो जाएगी जो भी आप चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं ये भी हमारी कुंडली ही डिसाइड। हम क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं ये भी हमारी कुंडली ही डिसाइड करती है। अगर किसी मारक या बाधक प्लैनेट के कंट्रोल में आपकी कुंडली है तो आप ये यकीन मानिए कि आपकी जो आचार विचार होंगे, आपकी जो सोच होगी, आप जो चाहेंगे वो उसी मारक या बाधक प्लैनेट के वशीभूत होकर ही चाहेंगे। कभी कभी आपने ये देखा होगा कि आपके जानने वाले या आप खुद ही कुछ ऐसी चीजों की डिमांड कर बैठते हैं जिसका आपकी जिंदगी से कोई लेना देना ही नहीं है, या उसकी आपको जरूरत ही नहीं है। आपको एक सर्टेन टाइम के बाद में इस चीज का एहसास होता है कि अगर ये चीज मैंने ना चाही होती या ये चीज मैंने ना की होती तो आपके जीवन में वो दुख नहीं आता। और वो एहसास कब होगा? जब आपके जीवन में किसी योग कारक या आपके ईस्ट प्लैनेट की दशा या अंतरदशा आएगी। ठीक इसी प्रकार से आपको ये समझना होगा कि आपकी कुंडली आपसे चाहती क्या है। जिस प्रकार से आपके जीवन में कई तरीके के मित्र होते हैं। कुछ मित्र आपका भला चाहते हैं, कुछ मित्र ना आपका भला चाहते हैं ना बुरा चाहते हैं, वो सिर्फ आपके जीवन में एंजॉय करने के लिए ही आते हैं। और कुछ मित्र आपका बुरा चाहते हैं। तो अगर आपको ये बात पता है, समझ में आती है, हर एक मित्र आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आपको ये पता है कि कुछ मित्र जो आपका बुरा चाहते हैं वो कौन है, और ये भी पता है कि जो मित्र आपका भला चाहते हैं वो कौन है, तो आप उनका यूज बहुत आसानी से कर पाएंगे बिना उनको खोए। ठीक इसी प्रकार से हमारी कुंडली के जो ग्रह होते हैं, मारक हो या बाधक, वो हमारे लिए कार्य करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारी कुंडली के मारक या बाधक प्लैनेट आपका सिर्फ अनहित करने ही आए हैं। नहीं, अगर आप अपना आचरण उनके हिसाब से रखेंगे, उनके हिसाब से कर्म करेंगे, तो आपको वो हर वो चीज देंगे। जिस भी भाव में वो बैठे होंगे उस भाव से रिलेटेड आपको वो पॉजिटिव रिजल्ट देते ही दिखाई देंगे। लेकिन ये बहुत मुश्किल हो पाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमें हमारी इंद्रियों को वश में रखना मुश्किल होता है। तो आपको ये भली भांति समझना होगा। ऐसा नहीं है कि ये नामुमकिन है, नहीं। अगर ये नामुमकिन होता तो आप देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं, ऋषि मुनि, तपस्वी या साधारण मनुष्य भी, जो बहुत बड़े उद्योगपति तक बन गए हैं। वो कैसे हुआ? वो ऐसे ही हुआ कि उनका मार्गदर्शन करने कोई ऐसे गुरु आ गए जिन्होंने उनका मार्गदर्शन किया, उनको बताया, जो भी पाथ उनको बताया, जो भी पाथ उनके लिए डिसाइड किया, वो उस पर चले बिना संशय के, बिना किसी शंका के। और आज क्या है? आज उनके पास सब कुछ है, सक्सेस है, पैसा है, रिश्ते हैं, सब कुछ है। ठीक इसी प्रकार से अगर हर एक व्यक्ति अपने गुरु का या अपनी कुंडली का अनुसरण करेगा तो वो हर वो चीज पा सकता है जो वो पाना चाहता है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है कि आपके मन में जो भी शंका है या आप जिस भी चीज के लिए आज दुखी हैं, परेशान हैं, वो आपको नहीं मिल रही है, और आप ये सोचते हैं कि वो आपको कभी नहीं मिलेगी, आपकी किस्मत में नहीं है, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। अगर आपके मन में किसी भी चीज को पाने का कोई विचार आया है, चाहे वो मारक प्लैनेट की वजह से आया हो या बाधक प्लैनेट की वजह से ही क्यों ना आया हो, वो आपको मिल सकती है। वो कैसे मिलेगी? मारक या बाधक प्लैनेट अगर आपके दिमाग में कोई सोच डाल रहे हैं, कोई इच्छा जागृत कर रहे हैं,
तो आप ये मान के चलिए कि वो इच्छा आपकी वही मारक या बाधक प्लैनेट ही पूरी कर सकता है। और वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि आपकी कुंडली में वो मारक या बाधक प्लैनेट जिस भी हाउस में बैठा होगा, आप देखिएगा कि आपकी जो इच्छा है, आपकी जो डिमांड है, आप जो भी चीज चाह रहे उसी हाउस से रिलेटेड ही होगा जिसमें आपको परेशानी आ रही है। और जब आप अपना आचरण, अपने कर्म उस प्लैनेट के अनुसार करना शुरू कर देते हैं, अपनी कुंडली के साथ अलाइन करना शुरू कर देते हैं, तो आपके लिए वो चीज बहुत आसान हो जाती है। आप उसको पा भी लेते हैं, आप उसका भोग भी कर पाते हैं, आप उसको एंजॉय भी करते हैं। हमारी चर्चा चल रही है धनु लग्न में इष्ट देव को लेकर। और धनु लग्न में जैसा कि आप जान ही गए होंगे पिछले वीडियो के माध्यम से कि धनु लग्न में हमारे इष्ट देव बनते हैं मंगल देव। और अभी तक हमने ये जाना कि लग्न से लेके चतुर्थ भाव यानी कि सुख भाव तक हमें हमारे इष्ट देव क्या संदेश देना चाहते हैं, और वो ऐसी कौन सी रेमेडी है जिसे करके हम अपने लग्न भाव, धन भाव, पराक्रम भाव और सुख भाव को अच्छा कर सकते हैं। आज की चर्चा संतान भाव से आरंभ होगी। वेलकम सेलेसियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि आपको ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। अब अगर हमारे इष्ट देव यानी कि मंगल देव आपके संतान भाव में बैठेंगे तो आपको क्या रिजल्ट देंगे? संतान भाव में बैठकर हमारे मंगल देव आपके संतान सुख को बढ़ाएंगे, आपके संतान के साथ संबंध को अच्छा करेंगे। संतान सुख और संतान के साथ संबंध दो अलग चीजें हैं। आपकी संतान होगी या नहीं होगी, यह है आपका संतान सुख। और संतान के साथ संबंध कैसे होंगे, मधुर होंगे, कठोर होंगे या उदासीन होंगे, ये अलग चीज है। संतान भाव से हम जातक के शिक्षण को देखते हैं, प्रवास को देखते हैं, धन के आगमन को देखते हैं, धन कहाँ से आएगा, कैसे सस्टेन कर सकते हैं, जातक के प्रेम संबंध कैसे होंगे, ये सारी चीजें हम संतान भाव से देखते हैं। धनु लग्न की कुंडली में अगर मंगल देव अपने ही घर में बैठेंगे तो यहाँ से जातक की शिक्षा को बहुत अच्छा करेंगे। मंगल देव अपनी दशा अंतर्दशा में जातक के प्रेम प्रसंग को बढ़ाएंगे और उसमें उनको सफलता भी दिलाएंगे। अगर बृहस्पति देव की स्थिति अच्छी हुई तो यह भी देखा जाता है कि जातक का जो विवाह होता है वो प्रेम विवाह ही होता है। जातक कहाँ प्रवास करेगा और उस प्रवास से उसको लाभ होगा या नहीं लाभ होगा, ये सारी चीजें हम देखते हैं संतान भाव से। संतान भाव में जब भी हमारे मंगल देव शुभ होकर बैठेंगे तो इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है कि जातक के अंदर एक जटिलता होगी, एक क्रोधी स्वभाव होगा ही। वो उस क्रोध के माध्यम से, उस जटिलता के माध्यम से हर वो चीज हासिल करेगा जो भी संतान भाव से रिलेटेड है, फिर वो चाहे शिक्षा हो, प्रेम प्रसंग हो या फिर संतान सुख या संतान संबंधी क्यों ना हो। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है कि जातक की जो भी संतान होगी वो जातक के कुल का नाम रोशन ही करेगी। संतान भाव में बैठे मंगल देव जब अपनी चौथी दृष्टि से आपके मृत्यु भाव को देखेंगे तो जातक की आयु को वो लंबा करेंगे। जातक एक उच्च दर्जे का रिसर्चर होगा। जातक जिस भी विद्या को सीखना चाहेगा, अगर उसको किसी भी चीज में रिसर्च करनी होगी या किसी एक सब्जेक्ट में उसको पारंगत होने की इच्छा होगी तो वो उसमें आसानी से हो सकता है। यहाँ पर मंगल देव उसकी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड बहुत सारी मदद करते दिखाई देंगे। उसकी शिक्षा को, उसकी रिसर्च में उसकी मदद करते दिखाएंगे। जातक अपनी रिसर्च के दम पे अपना नाम अर्जित कर सकता है। वो अगर चाहे वो जिस भी फील्ड में है तो उसमें पदोन्नति बहुत आसानी से कर सकता है अगर उसने दृढ़ निश्चय कर लिया तो। हाँ, आपको यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको कदा भी किसी भी गलत एक्टिविटी का सहारा नहीं लेना है। यहाँ पर मंगल देव आपके मन में एक लालच उत्पन्न करेंगे। आपका रुझान रिश्वतखोरी की तरफ जा सकता है। आप गलत कार्य के माध्यम से भी धन कमाना चाहेंगे, लेकिन अगर आपने अपनी इस इच्छा पर नियंत्रण रख लिया, अपने इन विचारों पर नियंत्रण रख लिया तो इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है कि आप अपने कुल का नाम तो रोशन करेंगे, साथ ही साथ आप उच्च धन भी कमाएंगे जिससे आप अपने परिवार का और अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाने में समर्थ होंगे। संतान भाव में बैठे मंगल देव जब अपनी सातवीं दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखेंगे तो इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है कि आपकी जो इच्छाएं होंगी वो नीतिगत होंगी, वो नीति संगत होंगी। आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपने अपने इष्ट देव को अपनी कुंडली के साथ अलाइन कर लिया तो आप जो भी चीज चाहेंगे, जब जब चाहेंगे वो आपको मिलेगी। आप जो भी इच्छा पालेंगे, आपके मन में जो भी इच्छा आएगी वो इच्छा आपकी कुंडली के माध्यम से ही आपके मन में आएगी। और उन इच्छाओं के माध्यम से अगर आप कोई भी कार्य करते हैं दृढ़ निश्चय होकर, वो इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। मगर आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपनी कुंडली में मंगल देव को अलाइन करके रखना है और कोई भी कार्य आपको ऐसा नहीं करना है जो मंगल देव के विरुद्ध हो। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो भी इच्छाएं होंगी वो आपके पतन का कारण भी बन सकती हैं, क्योंकि मंगल देव के अंदर एक अग्रेसिव नेचर है और अग्रेसिव नेचर के चलते आप जो भी चीज करना चाहेंगे अगर वो आपको नहीं मिलेगी तो आप डिप्रेस हो जाएंगे। आप ऐसी एक्टिविटी में इंडल्ज हो जाएंगे जो आपके लिए नीति संगत नहीं होगी, जो आपके लिए अनुकूल नहीं होगी।
जिसका दुष्प्रभाव आपको झेलना ही पड़ेगा। हो सकता है अगर आप इसमें ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं तो इसके दुष्प्रभाव आपके साथ रहने वाले लोगों को भी झेलना पड़े, तो आपको इससे बचने की जरूरत है। और अगर इसके विपरीत जाकर आपने मंगल देव को अपनी कुंडली के साथ अलाइन कर लिया तो आप जो भी चीज चाहेंगे वो आपकी पूरी होगी। आप जीवन में लाभ कमाएंगे, आप अच्छा धन कमा पाएंगे और उस धन के माध्यम से आप अपने परिवार का भरण पोषण भी करेंगे और वो धन आपके जीवन में सस्टेन भी करेगा। जातक के जो मित्र होंगे वो जातक के पक्ष में रहेंगे, जातक के कंट्रोल में रहेंगे। जातक के कजिन्स भी जातक की बात मानेंगे, चाहे वो कजिन जातक से बड़े हों या फिर छोटे ही क्यों ना हो। संतान भाव में बैठे मंगल देव जब अपनी 8वीं दृष्टि से आपके व्यय भाव को देखेंगे तो इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं कि जातक जितना भी धन खर्च करेगा उसमें उसको उतना ही फायदा होगा। मगर आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आप जो भी धन खर्च करें सबसे पहले वो धन आपकी अपनी प्रायोरिटीज में होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी के लिए आपके ऊपर वो धन खर्च होना है तो आप सबसे पहले वो धन अपने ऊपर खर्च कीजिए। अगर आप अपनी इच्छाओं को मारेंगे और अपनी इच्छाएं मार के कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जातक की जो भी इच्छाएं हैं धन से रिलेटेड और उसके पास अगर कोई धन आता है तो उसको वो धन सबसे पहले अपनी इच्छा पूर्ति में ही लगाना है, फिर वो चाहे स्थिति कोई भी क्यों ना हो। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जितना धन खर्च करेंगे उससे ज्यादा धन अर्जित कर पाएंगे। जातक विदेश जाकर सेटल हो सकता है, जातक विदेश में जाके अपनी उच्च शिक्षा भी ग्रहण कर सकता है। अगर जातक अपने बहनोई के साथ कोई पार्टनरशिप करता है या फिर उनके साथ मिलकर कोई व्यवसाय करता है या फिर अपने बहनोई के मार्गदर्शन में कोई कार्य करना चाहता है या कोई कार्य करता है तो उसमें भी उसको सफलता देखने को मिलेगी। अब वो ऐसी कौन सी रेमेडी है जिसे आप करके संतान भाव में बैठे मंगल देव और दृष्टि माध्यम से देख रहे मृत्यु भाव, लाभ भाव और व्यय भाव को अच्छा कर सकते हैं। तो आपको हर मंगलवार को रुद्राभिषेक का दान करना है, या फिर अगर आपके परिवार में आपके समाज से कोई भी व्यक्ति आपको रुद्राभिषेक में इनवाइट करता है तो आपको वहां पर अवश्य जाना है। विशेषकर अगर वो रुद्राभिषेक मंगलवार वाले दिन हो रहा हो तो कभी भी मंगलवार वाले दिन अगर आपको कोई भी इनवाइट करता है रुद्राभिषेक में तो उसको टालने की कोशिश कदापि मत कीजिएगा। और जो मैंने आपको बताया कि आपको रुद्राभिषेक का दान करना है तो आप ये पता कीजिए कि कौन सा व्यक्ति है आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके मित्रगण में जो रुद्राभिषेक कराना चाहता है। अगर किसी की इच्छा है रुद्राभिषेक कराने की और उसकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो आप उसकी मदद कीजिए, आप उसको पूरा का पूरा रुद्राभिषेक स्पॉन्सर कर दीजिए। आप यकीन मानिए अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको मंगल देव के शुभ परिणाम ही देखने को मिलेंगे और किसी मारक या बाधक प्लैनेट या फिर राहु केतु की वजह से आपके ये भाव, लाभ भाव, व्यय भाव, मृत्यु भाव और संतान भाव में कोई भी दुष्प्रभाव आ रहा होगा तो मंगल देव उसको भी ठीक करेंगे। अब अगर हमारे मंगल देव रिपु भाव में बैठेंगे तो हमें क्या रिजल्ट देंगे? रिपु भाव से हम देखते हैं ऋण, रोग, शरीर व्याधि, नौकर चाकर, मामा साले, इन सभी चीजों को हम रिपु भाव से देखते हैं। और अगर हमारे मंगल देव रिपु भाव में आकर बैठेंगे तो आपको इन सभी चीजों से रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट ही देखने को मिलेंगे। मगर शर्त बस इतनी है कि यहाँ पर मंगल देव आपके पॉजिटिव होकर बैठे। कुछ स्थितियां ऐसी बन जाती हैं प्लैनेट की पोजीशन की वजह से कि यहाँ पर मंगल देव ज्यादातर तो वो पॉजिटिव रिजल्ट ही देते हैं क्योंकि यहाँ पर आके वो भावबली हो जाते हैं, लेकिन कुछ स्थितियों की वजह से वो यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट भी देते हैं। और जब भी यहाँ पर वो नेगेटिव रिजल्ट देंगे तो आपको इन सभी चीजों से रिलेटेड आपको दुष्प्रभाव ही देखने को मिलेंगे। आपको रिजल्ट आपके फेवर में देखने को कदापि नहीं मिलेंगे, जिससे आपको परेशानी होगी। अगर आप ऋण लेना चाहेंगे तो आपको ऋण नहीं मिलेगा, और अगर आप ऋण ले लेंगे तो आप उसको ऋण को चुका नहीं पाएंगे, या फिर अगर आप ऋण किसी को दे देंगे तो आप उस ऋण से उबर नहीं पाएंगे, वो ऋण आपको वापस नहीं मिलेगा। आपकी जिंदगी ऋण देने और ऋण लेने में ही गुजर जाएगी। अगर आपने पहले ऋण लेना शुरू कर दिया तो आप ये मान के चलिए कि आप ऋण देने लायक कभी बन नहीं पाएंगे, अगर मंगल देव आपकी कुंडली में नेगेटिव होकर बैठे हुए हैं तो। ठीक इसी प्रकार से आपके साले के साथ आपके रिलेशन खराब होंगे, आपका शरीर रोगों से ग्रस्त होगा, आपको मानसिक कलेश होगा। लेकिन वहीं अगर मंगल देव आपकी कुंडली में छठे भाव में, रिपु भाव में पॉजिटिव होकर बैठते हैं तो आपको इन सभी चीजों से रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट ही देखने को मिलेंगे।
रिपु भाव में बैठे मंगल देव जब अपनी चौथी दृष्टि से आपके धर्म भाव को देखेंगे तो इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है कि जातक धर्म कर्म के कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा। लेकिन वही आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने कहा कि अगर रिपु भाव में मंगल देव नेगेटिव होकर बैठते हैं तो जातक का रुझान पूजा पाठ की तरफ कदा भी नहीं जाएगा, और अगर वो जाएगा भी तो वहां पर वो सिर्फ खाना पूर्ति ही करेगा, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ मजबूरी में, या फिर वो अपनी किसी इच्छा की पूर्ति के वशीभूत होकर ही भगवान की शरण में जाएगा। उसका रुझान जो होगा भगवान के पास जाने का या उनकी पूजा करने का, वो श्रद्धा भाव से कदा भी नहीं होगा। तो अगर आपका रुझान इस तरीके का होता है और अगर आप भगवान के पास पूजा पाठ करने इस इच्छा किसी इच्छा के वशीभूत होकर जाते हैं तो आपकी वो इच्छा पूरी तो नहीं होगी और आपके जीवन में प्रॉब्लम आने लगेगी। तो आपको इससे बचना है। धर्म भाव को देखने की वजह से आपके बहनों के साथ आपके रिलेशन अच्छे होंगे, आपकी बहन के साथ आपके रिलेशन अच्छे होंगे। जातक अगर अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान करता है तो उसमें उसको फायदा ही देखने को मिलेगा। रिपु भाव में बैठे मंगल देव जब अपनी 7वीं दृष्टि से व्यय भाव को देखेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जातक जो भी व्यय करेगा उससे ज्यादा वो धन अर्जित करेगा, लेकिन शर्त बस इतनी है कि व्यय जातक को सबसे पहले अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करनी है, अपने परिवार की इच्छा पूर्ति के लिए करनी है। उसके बाद ही वो समाज के लिए या फिर किसी और के लिए सोचे। अपने परिवार से हमारा तात्पर्य यह है कि अगर वो शादीशुदा है तो अपने लाइफ पार्टनर, अपने बच्चों को देखे, उसके बाद अपने माँ बाप या फिर भाई बहन को देखे। अगर वो ये सारी चीजों को दरकिनार करके कार्य करेगा और अपनी इच्छा अनुसार चीजें करेगा, समाज में दिखावा करने की प्रवृत्ति रखेगा, तो वो कभी भी फल फूल नहीं पाएगा, कभी भी वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। और ये देखने को मिलता है कि जब भी मंगल देव की स्थिति खराब होगी तो जातक दिखावा बहुत करता है। ये दिखाने की कोशिश करेगा कि मैंने अपनी बहन की बहुत मदद की, मैंने अपने भाई की बहुत मदद की, मैंने अपने पिता की बहुत मदद की। वो समाज में ये दिखाएगा, वो अपने मुंह से अपनी बढ़ाई करेगा कि मैंने ये किया, मैंने जीवन में 50 लाख रुपए कमाए, मैंने जीवन में 2 करोड़ रुपए कमाए और वो सारे पैसे मैंने अपने भाई के ऊपर खर्च कर दिए, मैंने अपने पैसे अपनी बहन के ऊपर खर्च कर दिए। और जब भी वो ऐसी एक्टिविटी में इंडल्ज होगा उसका पतन स्टार्ट हो जाएगा। इसका पतन इस हद तक जाएगा कि वो अपनी नेक्स्ट पीढ़ी को भी बर्बाद कर बैठेगा। अगर उसका कोई पुत्र होगा तो उसके पुत्र का जीवन भी खराब हो जाएगा। हमारे प्लानेट, हमारे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे प्लानेट हमारे जीवन के साथ साथ हमारे आसपास के और हमारी नेक्स्ट पीढ़ी यानी कि जो हमारी संतान होती है उसको भी प्रभावित करती है। फिर मैटर ये नहीं करता है कि वो संतान आपका पुत्र है या पुत्री ही क्यों ना हो। अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी पुत्री है और विवाह के पश्चात वो दूसरे घर में चली जाएगी और उसकी वजह से आपके प्लैनेट का इन्फ्लुएंस उस पर नहीं जाएगा तो आपकी ये मूर्खता है, क्योंकि ये तभी संभव है जब विवाह के पश्चात आपकी पुत्री आपके साथ संबंध ही ना रखे, और ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है। रिपु भाव में बैठे मंगल देव जब अपनी 8वीं दृष्टि से आपके लग्न भाव को देखेंगे तो इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है कि जातक क्रोधी स्वभाव का होगा। जातक हर काम को जल्दबाजी में करने की कोशिश करेगा। जातक के मन में एक भय भी हो सकता है किसी भी चीज को खोने का, किसी भी, वो धन अर्जित करेगा उसको धन खोने का भय होगा। उसको अगर वो कोई प्रॉपर्टी बनाएगा तो उसको ये भय होगा कि उसकी प्रॉपर्टी कोई छीन ना ले, उसकी प्रॉपर्टी गिर ना जाए, उसकी प्रॉपर्टी पे कोई कब्जा ना कर ले। अगर मंगल देव उसकी कुंडली में नेगेटिव होकर बैठेंगे तो उसके जीवन में भय राज करेगा। और अगर आपकी कुंडली में मंगल देव पॉजिटिव होकर बैठते हैं रिपु भाव में तो आप ये मान के चलिए कि आप भय पर राज करेंगे, आपके शत्रु आपसे पराजित ही होंगे। और अगर मंगल देव आपकी कुंडली में नेगेटिव हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपके शत्रु जब जब आएंगे आपकी बैंड बजाकर ही जाएंगे। आपका जीवन एक कुकुर की भांति ही होगा कि जो भी देखेगा आपको मार के भगाएगा, जो भी देखेगा आपको डांट के भगाएगा और आपको भागना ही पड़ेगा। आपको ये स्वीकार करना ही होगा। अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे तो आप मानसिक कलेश की वजह से आपकी मृत्यु तक हो सकती है। आपके जीवन में कलेश और शारीरिक पीड़ा इस हद तक आ जाएगी कि आपके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी। तो कभी भी आपके जीवन में इस तरीके की स्थिति बने तो आपको अपने मंगल देव को पॉजिटिव करने की जरूरत है। अब वो ऐसी कौन सी रेमेडी है जिसे आप करके रिपु भाव में बैठे मंगल देव और दृष्टि माध्यम से देख रहे धर्म भाव, व्यय भाव और लग्न भाव को अच्छा कर सकते हैं। तो आपको हर मंगलवार को लाल वस्त्र और कंबल गरीबों को दान करना है। अगर आप ऐसा करते हैं टिल लाइफ और आपकी कुंडली में रिपु भाव में मंगल देव नेगेटिव होकर बैठते हैं तो आप यकीन मानिए कि वो मंगल देव आपके लिए
पॉजिटिव हो जाएंगे और वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर राहु केतु या किसी मारक या बाधक प्लैनेट की दृष्टि माध्यम से ये भाव अगर दूषित हो रहे होंगे, व्यय भाव, लग्न भाव, धर्म भाव और रिपु भाव, तो उसमें भी मंगल देव आपकी सहायता ही करते दिखाई देंगे। अब अगर हमारे मंगल देव आपके विवाह भाव में बैठेंगे तो क्या रिजल्ट देंगे? विवाह भाव से हम देखते हैं पति पत्नी सुख, वैवाहिक सुख। अब देखिए, पति पत्नी सुख अलग चीज है और वैवाहिक सुख अलग चीज है। पति पत्नी सुख का मतलब यह है कि आपका विवाह होगा या नहीं होगा, और वैवाहिक सुख वो है कि विवाह के पश्चात जो पति पत्नी का सुख होता है, जो उनका संबंध होते हैं वो कैसे होंगे, ये होता है वैवाहिक सुख। इसके अलावा विवाह भाव से हम देखते हैं साझेदारी को, समझदारी को, बहन को, पोती को, आकर्षण को, खान पान को। ये सारी चीजें हम विवाह भाव से देखते हैं। और जब हमारे मंगल देव आपके विवाह भाव में आकर बैठेंगे तो इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है कि आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो थोड़ा गुस्सेल प्रवृत्ति का होगा। लेकिन आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपका लाइफ पार्टनर, फिर वो चाहे जातिका हो या जातक ही क्यों ना हो, वो क्रोध करे तो आपको शांत रहना है। अगर आप शांत रहेंगे तो आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट ही देखने को मिलेंगे और आप विवाह सुख का लाभ ले पाएंगे। विवाह के पश्चात अगर आपका कोई साला है, सगा साला है या फिर आपका चचेरा साला है, कोई भी साला है और उस साले के साथ आपके रिलेशन अच्छे हैं, उसके साथ अगर आप कोई भी साझेदारी करते हैं तो वो साझेदारी आपको लाभ देती ही दिखाई देगी। इस साझेदारी का तात्पर्य ये नहीं है कि आपका जो साला है वो आपके साथ जो भी साझेदारी करेगा उसमें वो धन लगाएगा या नहीं लगाएगा। आप अगर उसके साथ नाम मात्र से भी साझेदारी करते हैं तो भी आपको उसमें फायदा देखने को मिलेगा। आप ये मत देखिए कि वो उसके पास कितना धन है या वो धन लगाने लायक है या नहीं है, या आपका विवाह जिस भी परिवार में हुआ है वो परिवार आपके व्यवसाय में धन लगाने योग्य है या नहीं है। आप पार्टनरशिप जो कीजिए वो सिर्फ पेपर में कर लीजिए, सिर्फ आप उसका नाम अंकित करेंगे, उस नाम अंकित से ही आप फायदा उठा सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो क्रोधी स्वभाव का होगा, और अगर जब भी आपका लाइफ पार्टनर क्रोध करे तो अब आपको शांत रहना है। अगर मंगल देव यहाँ पर पॉजिटिव होकर बैठते हैं, पॉजिटिव होने से हमारा तात्पर्य यह है कि यहाँ पर आपके विवाह भाव में राहु केतु या किसी मारक या बाधक प्लैनेट की दृष्टि नहीं पड़ती है, तो आप ये मान के चलिए कि आपके अंदर वो समझदारी होगी कि जब भी आपका लाइफ पार्टनर आपके ऊपर क्रोध करेगा तो आप या तो वो जगह छोड़ देंगे या फिर आप शांत रहना प्रेफर करेंगे। आप कभी भी ऐसी गलती कदा भी मत कीजिएगा कि आप पब्लिकली या फिर अपने परिवार के बीच में या फिर अपने मित्रों के बीच में अपने लाइफ पार्टनर को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके सामने कभी भी ऐसी कोई स्थिति आती है तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप अपने लाइफ पार्टनर को सूर्यास्त के बाद ही समझाएं। अगर आप ऐसा प्रयास करेंगे तो रिजल्ट आपके फेवर में ही आपको देखने को मिलेंगे। विवाह भाव में बैठे मंगल देव जब अपनी चौथी दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखेंगे तो इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है कि जातक किसी सेना में जा सकता है या फिर मंगल देव से रिलेटेड जो भी व्यवसाय करेगा या फिर किसी जॉब में जाएगा तो उसमें उसको फायदा देखने को मिलेगा। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर विवाह भाव में मंगल देव पॉजिटिव होकर बैठे तो आपका जो भी फील्ड हो आपको मंगल देव से रिलेटेड ही चुननी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो मंगल देव आपकी सहायता ही करते दिखाई देंगे, आपकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होना संभव है। लेकिन अगर आप इसके विपरीत जाके कोई और फील्ड चुनते हैं तो आपको उसमें इतनी सफलता नहीं मिलेगी। इसमें अदर प्लैनेट की भी भूमिका बहुत अहम होती है, वो भी देखनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं मंगल देव की बात कर रहा हूँ, आपके इष्ट देव की बात कर रहा हूँ, तो मैं उसके हिसाब से आपको बताने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर किसी और योग कारक ग्रह की स्थिति अच्छी हुई और उनका संबंध आपके कर्म भाव से बन रहा होगा तो यह देखना पड़ेगा कि उनका संबंध आपके मंगल देव के साथ कैसा है। उनका दृष्टि संबंध बनना है, युति संबंध बनना है, या फिर वो डिग्री वाइज बली है या नहीं है, ये भी देखना होगा। अगर इस तरह की कोई स्थिति बनती है तो हमें उस प्लैनेट को भी इन्वॉल्व करना होगा आपके प्रोफेशन में, आपके व्यवसाय में, और आप ऐसा करेंगे तो आपको उसमें फायदा ही देखने को मिलेगा। कभी भी विवाह भाव में बैठे मंगल देव अगर योग कारक स्थिति में बैठे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपके अंदर थोड़ा सा छल कपट आएगा ही आएगा। आप कुछ ना कुछ अनीति का सहारा लेंगे और उस अनीति के माध्यम से आप अच्छा धन भी अर्जित करेंगे और वो धन आपको फलेगा भी। लेकिन आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी अनीति कभी भी किसी की मृत्यु का कारण ना बने या फिर किसी ऐसी स्थिति को जन्म ना दे जिससे उसका ईगो एक्टिवेट हो जाए। अगर आप इन दो चीजों को बचा के चलेंगे तो आप
चाहे कितनी ही बड़ी अनीति क्यों ना कर ले, उस अनीति के माध्यम से आप चाहे जितना धन अर्जित कीजिए उससे आपको फायदा ही देखने को मिलेगा। विवाह भाव में बैठे मंगल देव जब अपनी 7वीं दृष्टि से आपके लग्न भाव को देखेंगे तो इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है कि जातक क्रोधी स्वभाव का होगा। जातक के मन में भी एक क्रोध रहेगा ही रहेगा, जातक के मन में एक क्रोध रहेगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि विवाह भाव में अगर मंगल देव शुभ स्थिति में हुए तो जातक अपने क्रोध को पालेगा और क्रोध का उपयोग वो सही समय पे करेगा, जिसके माध्यम से उसको फायदा ही देखने को मिलेगा। जातक बोल्ड पर्सनालिटी होगा, जातक अट्रैक्टिव होगा, जातक लंबा होगा, जातक हष्ट-पुष्ट होगा। विवाह भाव में बैठे मंगल देव जब अपनी 8वीं दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे तो इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है कि आपको पैतृक संपत्ति बड़े आसानी से मिलेगी और जातक अपनी पैतृक संपत्ति के माध्यम से अच्छा धन अर्जित करेगा और अपनी पैतृक संपत्ति को वो आगे तक लेकर जाएगा। जातक अपने परिवार का यश बढ़ाएगा, जातक अपने परिवार का नाम ऊंचा करेगा। जातक के परिवार में कोई डिस्प्यूट की समस्या होगी, जातक अपनी बुद्धि विवेक के दम से अपने परिवार को अलाइन कर पाएगा और उनको एक साथ ला पाने में भी कामयाब होगा। जातक के पिता के संबंध अगर जातक की बुआ के साथ में या फिर जातक के अदर फैमिली मेंबर के साथ में, चाचा ताऊ के साथ भी अगर खराब होंगे तो जातक की समझदारी की वजह से वो सब एक हो जाएंगे। जातक के अंदर सबको एक कर पाने के गुण होंगे और वो इसमें कामयाब भी रहेगा। अब वो ऐसी कौन सी रेमेडी है जिसे आप करके विवाह भाव में बैठे मंगल देव और दृष्टि माध्यम से देख रहे कर्म भाव, लग्न भाव और धन भाव को अच्छा कर सकते हैं। तो आपको हर मंगलवार को फास्ट रखना है, व्रत रखना है और आपको मंगल स्रोत का पाठ करना है। अगर आप ऐसा टिल लाइफ करेंगे तो मंगल देव से रिलेटेड आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देखने को मिलेंगे। ध्यान रखिए, कभी भी जो भी रेमेडी मैं आपको भाव बेस्ड बता रहा हूं वो रेमेडी आपको टिल लाइफ करनी है, क्योंकि आपकी कुंडली के जो 3 ग्रह होते हैं, आपके लग्नेश, आपके इष्ट देव और आपके भाग्येश, ये आपके जीवन में हमेशा कार्य करते हैं। अगर आप इनको अपनी कुंडली के साथ अलाइन कर लेंगे तो आप यकीन मानिए कि आपको इनकी दशा और अंतरदशा का भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है। किसी मारक या बाधक प्लैनेट की दशा या अंतरदशा चल रही होगी तो उनसे भी आपको वो बचाकर ही लाएंगे। अब अगर हमारे मंगल देव आपके मृत्यु भाव में आकर बैठेंगे तो क्या रिजल्ट देंगे? मृत्यु भाव से हम मृत्यु को देखते हैं, शोक को देखते हैं, आर्थिक संकट को देखते हैं, नपुंसकता को देखते हैं, बड़ी बीमारी को देखते हैं, तंत्र कर्म को देखते हैं और जितने भी बड़ी बड़ी रिसर्च होती हैं उसको भी हम मृत्यु भाव से ही देखते हैं। अष्टम भाव में अगर मंगल देव पॉजिटिव होकर बैठते हैं तो आपको इन सभी चीजों से रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट ही देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर वो नेगेटिव हुए तो आपकी आयु को तो वो छिन्न करेंगे, साथ ही साथ आपके जीवन में वो आर्थिक संकट भी लाएंगे, जिसकी वजह से आपको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपकी मानसिक शांति तक भंग हो सकती है। आप तंत्र कर्म में पड़ सकते हैं और उस तंत्र कर्म के माध्यम से आप अपने परिवार तक का नाश कर सकते हैं। आपने ऐसा देखा भी होगा कि बहुत सारे लोग तंत्र मंत्र के चक्कर में अपनी और अपने परिवार की बलि दे देते हैं। वो ऐसे ही होता है कि जब भी आपके 8th हाउस में मंगल देव या फिर उससे रिलेटेड कोई भी नेगेटिव प्लैनेट होगा या कोई योग कारक प्लैनेट भी आपके कुंडली में 8th हाउस में नेगेटिव होकर बैठेगा तो आपका व्यवहार इसी के अनुरूप होगा। आप तंत्र कर्म में पड़ेंगे और उस तंत्र कर्म के माध्यम से आप अपना और अपने लोगों का बुरा कर बैठेंगे। तो आपको इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। आपको अनीति का सहारा कदा भी नहीं लेना है। कभी भी आप ये देखिए अपनी कुंडली में अगर आपका मृत्यु भाव एक्टिव हो रहा है तो आपको अनीति से हमेशा बचने की कोशिश करनी है। अगर आपका कोई मित्र अनीति का सहारा लेता है, अगर दुराचारी है, तो आपको उससे दूर रहने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपका मन जब कभी भी अगर अशांत होगा या आपके जीवन में अगर कोई ऐसा फेज आया जब आप लो हुए तब आप ऐसी एक्टिविटी में इंडल्ज हो जाएंगे उस अपने मित्र के माध्यम से, अपनी सराउंडिंग के माध्यम से। तो आपको इससे बचने की ज़रूरत है। आपको हमेशा ये देखना है कि आपका 8th हाउस कितना एक्टिव है और वो देखना बहुत आसान है। आप अपने प्लैनेट की पोजीशन देखिए और वो कितना एक्टिव है वो आपको भली भांति पता चल जाएगा। जो भी चीज़ मैंने आपको बताई, अगर इन्हीं सभी चीज़ों से रिलेटेड आपको नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका 8th हाउस, आपका मृत्यु भाव आपका 80 से 90% नेगेटिव है। और इसी से रिलेटेड अगर आपके जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं तो यही मृत्यु भाव आपके जीवन में 80 से 90% तक पॉजिटिव वे में एक्टिव है। आपके जीवन में कोई बड़ी बीमारियां नहीं आएंगी, ये पॉजिटिविटी की निशानी है। और अगर आपके कुंडली में मृत्यु भाव नेगेटिव हुआ तो आपके जीवन में बड़ी बीमारियां भी आ सकती हैं जो लंबे समय तक सस्टेन करेंगी, जिसकी वजह से आपका धन नष्ट होगा, आपके घर में मानसिक अशांति आएगी, आपका सुख चैन सब बर्बाद हो जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी तक बिक जाएगी। तो
तो आपको इससे बचने की जरूरत है। जो भी मैंने आपसे कहा है कि आपके जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अनीति का सहारा लेता है या फिर अनीति के कर्म करता है, दुराचारी है, तो आपको उससे दूर रहने की जरूरत है। और अगर आपके ही लक्षण ऐसे हैं तो आपको भी अपने ये कर्म छोड़ने होंगे, त्यागने होंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपना और अपने लोगों का भला कर पाने में कामयाब रहेंगे। मृत्यु भाव में बैठे मंगल देव जब अपनी चौथी दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखेंगे तो इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है कि जातक की जो भी डिजायर्स होंगी उसको मंगल देव पूरा करेंगे। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मंगल देव आपकी कुंडली में जिस भी स्थान में बैठे हैं वो योग कारक स्थिति में होनी चाहिए, वो पॉजिटिव वे में होना चाहिए। अगर वो नेगेटिव हुए तो उनकी दृष्टि भी जहां जाएगी वो नेगेटिविटी ही फैलाएगी, वो उस हाउस को खराब ही करेगी। और अगर आपकी कुंडली में मृत्यु भाव में मंगल देव नेगेटिव होकर बैठ गए तो आप ये मान के चलिए कि आपकी इच्छाएं दुराचारी वाली होंगी। आप गलत कार्य के माध्यम से पैसा कमाना चाहेंगे, आपके विचार दूषित होंगे और उस दूषित विचार के माध्यम से आप कोई ऐसा कार्य कर बैठेंगे जिससे आपके परिवार का नाम, यश सब बर्बाद हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा। तो आपको इससे बचने की जरूरत है। जातक के कजिन्स जातक का फायदा उठाएंगे अगर मंगलदेव नेगेटिव हुए तो, जातक के मित्र जातक का फायदा उठाएंगे। लेकिन अगर मंगलदेव पॉजिटिव हुए तो जातक के कजिन्स, जातक के मित्र जातक के साथ खड़े होंगे। जातक के मित्र और जातक के कजिन्स जातक के बुरे वक्त में उसका साथ देंगे और उसको कोई भी समस्या होगी उससे वो बाहर निकालने में उसकी मदद ही करते दिखाई देंगे। फिर वो मदद चाहे आर्थिक हो या फिर मानसिक हो या शारीरिक ही क्यों ना हो। मृत्यु भाव में बैठे मंगलदेव जब अपनी सातवीं दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे तो इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है कि जातक को पैतृक संपत्ति बहुत आसानी से मिलेगी। लेकिन शर्त यही है कि आपकी कुंडली में मृत्यु भाव में मंगलदेव पॉजिटिव होकर बैठने चाहिए। अगर वो पॉजिटिव होकर बैठेंगे तो आपको पैतृक संपत्ति बहुत आसानी से मिल जाएगी। जातक की वाणी स्पष्टवादी होगी, जातक खरा बोलेगा, साफ बोलेगा और स्पष्ट बोलेगा। जातक अपने परिवार को एक करके रखने की हमेशा कोशिश करेगा। जातक के परिवार वाले जातक का अनुसरण करेंगे। मृत्यु भाव में बैठे मंगलदेव जब अपनी आठवीं दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेंगे, जो जातक अपने पराक्रम के माध्यम से अपने छोटे भाई बहनों का भला करेगा। जातक के भाई बहन जातक के अगर अनुसरण करेंगे तो वो समाज में अच्छा नाम, यश, कीर्ति कमा पाएंगे। जातक अपने भाई बहनों के साथ अगर कोई व्यवसाय करेगा या फिर अपने भाई बहनों को गाइड करेगा या फिर अगर उसके छोटे भाई बहन उसका साथ मिलकर कोई व्यवसाय करेंगे तो उस व्यवसाय में उस जातक को दिन दूनी रात चौगुनी सफलता मिलेगी। और अगर जातक अपने पैटर्नल बिजनेस में इन्वॉल्व होता है तो उसको भी वो एक नई बुलंदियों तक लेकर जाएगा और जिसका भोग उसकी कई पीढ़ियां कर सकती हैं। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी पराक्रम भाव से अगर मंगलदेव का संबंध बनना है तो आपको अपने भाई बहनों का साथ कभी भी नहीं छोड़ना है। फिर चाहे आपके भाई बहन आपके साथ खड़े हों या ना खड़े हों, आपको उनका अनहित कभी भी नहीं सोचना है। आपके भाई बहन आपका अनहित सोच भी रहे तो उनको सोचने दीजिए, आपको उनको इग्नोर करना ही पड़ेगा। अगर आप उनको इग्नोर नहीं करेंगे तो आप मान के चलिए कि आप अपने नए कर्म बनाएंगे। आपकी कुंडली में अगर कोई योग बनना होगा तो उस योग का भी आप भोग नहीं कर पाएंगे। आपकी मजबूरी है कि आप अपने भाई बहनों को साथ लेकर चलें। आप जब भी उनसे मिलिए कुछ ना कुछ उनको गिफ्ट दीजिए। आप हमेशा उनके साथ रहिए, उनको अपने साथ ही रखिए। अगर कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, आपकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है जिसकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ता है, तो आप जब भी उनसे मिलिए आप उनके लिए कोई ना कोई गिफ्ट दीजिए, आप उनको कोई उपहार दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको उससे फायदा होगा। और वैसे तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपको अपने छोटे भाई बहनों को अपने साथ ही रखना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके आर्थिक संकट भी दूर होगा और आपके जीवन में कोई व्यवधान आ रहा होगा मारक या बाधक प्लानेट की वजह से, तो वो भी दूर होंगे। तो आपको हमेशा अपने छोटे भाई बहनों को साथ लेकर ही चलना है। अब वो ऐसी कौन सी रेमेडी है जिसे आप करके मृत्यु भाव में बैठे मंगलदेव और दृष्टि माध्यम से देख रहे आपके लाभ भाव, धन भाव और पराक्रम भाव को आप अच्छा कर सकते हैं। तो आपको हर 3 महीने में कृष्ण पक्ष के मंगलवार को नवग्रह शांति पूजा करानी है। अगर आपकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो आप ये कार्य 6 महीने में भी कर सकते हैं और उससे भी अच्छी नहीं है तो आपको एटलीस्ट साल में एक बार करना ही करना है। अगर आप 3 महीने में एक बार नवग्रह शांति पूजा कराते हैं कृष्ण पक्ष के मंगलवार को तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। ध्यान रखिए ये कर्म, ये रेमेडी आपको टिल लाइफ करनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको मृत्यु भाव से रिलेटेड और दृष्टि माध्यम से देख रहे
लाभ भाव, धन भाव और पराक्रम भाव से रिलेटेड आपको अच्छे रिजल्ट ही देखने को मिलेंगे। तो देखा आपने किस तरीके से हमारी कुंडली में हमारे इष्ट अलग अलग भावों में बैठकर हमें अलग अलग संदेश देते हैं, और उन भावों की कुछ रेमेडीज होती हैं। अगर हम वो रेमेडी अपना कर्म समझकर करते हैं तो हम उस भाव को अपने इष्ट देव के ही अनुसार एक्टिव कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। ध्यान रखिए, कभी भी आपकी कुंडली चाहे कोई भी लग्न की हो और आपके प्लैनेट चाहे कहीं पे भी बैठे हो, सबसे ज्यादा जरूरी, जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता आया हूं दर्शकों, कि आपकी कुंडली के जो भी राजा है, राजा यानी कि लग्नेश की स्थिति आपको सबसे पहले देखनी है। आपका राजा कहीं दुर्बल तो नहीं है या कहीं क्षतिग्रस्त तो नहीं है, 6, 8, 12 में बैठ के वो निरस्त तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसी स्थिति में है तो सबसे पहले आपको अपने लग्न को स्ट्रांग करना है, अपने लग्नेश को स्ट्रांग करना है, उसको बलि करना है, उसकी रेमेडी करके। उसके बाद आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इष्ट देव। और अगर आप इष्ट देव की रेमेडी, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ भाव बेस्ड रेमेडी, वो करके अपने इष्ट देव को अपनी कुंडली के साथ अलाइन करते हैं, तो आप ये यकीन मानिए, सिर्फ ये 2 ग्रह अगर आपने अपनी कुंडली के साथ अलाइन कर लिए, एक साथ कर लिए, तो आपके भाग्येश आपकी कुंडली के साथ ऑटोमेटेड फॉर्म में अलाइन होना शुरू हो जाएंगे। और अगर उसके साथ आपने अपने भाग्येश की रेमेडी कर ली तो और भी अच्छा। और अगर ये रेमेडी आप नहीं भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ इष्ट देव की रेमेडी करके, और अगर आपकी कुंडली में लग्नेश की स्थिति अच्छी है, इन्हीं 2 को आप पकड़ के चलते हैं तो आप अपनी पूरी कुंडली को एक ना एक दिन अलाइन कर लेंगे। ये प्रोसेस थोड़ा स्लो होगा, लेकिन हाँ, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। ठीक इसी प्रकार से आपकी कुंडली में जिस भी ग्रह की दशा या अंतर दशा चल रही है, उस प्लैनेट को देखिए, वो प्लैनेट किस भाव में बैठे हैं, उस भाव से रिलेटेड आप कर्म करना स्टार्ट कीजिए। आप देखिए कौन सा प्लैनेट आपकी कुंडली में मारक या बाधक है, या योग कारक है, या फिर सम है। जिस भी प्लैनेट की आपकी कुंडली में दशा या अंतर दशा चल रही है, उस दशा को समझिए, उस प्लैनेट को समझिए, और वो प्लैनेट किस भाव में बैठा है ये देखिए। उस भाव से रिलेटेड अगर आपने कर्म करना स्टार्ट कर दिए और उस भाव से रिलेटेड आपने अपने आप पर नियंत्रण रखना स्टार्ट कर दिए, यानी कि वो जो डोंट्स हैं वो करने से अपने आप को बचा लिया, तो आप ये यकीन मानिए कि आप अपने मारक और बाधक प्लैनेट को भी मजबूर कर सकते हैं, बाध्य कर सकते हैं पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए। हाँ, हम अपने आचार विचार और अपने कृत्यों के माध्यम से हर वो कार्य किसी भी ग्रह से, किसी भी देव से, या फिर अपनी सराउंडिंग में किसी भी मित्र से करा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने कृत्यों के माध्यम से, अपने आचार विचार के माध्यम से। तो हमारे जो ग्रह हैं वो इतने क्रूर नहीं है, बस हमें उनको समझना है कि वो हमसे क्या चाहते हैं। अगर हम ये चीज समझ जाते हैं तो हमें उनको अपनी कुंडली के साथ अलाइन कर पाना बहुत आसान हो जाता है। आपने ये बहुत बार सुना होगा कि 9 ग्रह होते हैं हमारी कुंडली के, हर ग्रह की रेमेडी करना मुमकिन नहीं है और हर भाव को समझना भी मुमकिन नहीं है। हाँ, मगर ये तो मुमकिन है कि जिस भी ग्रह की आपके जीवन में दशा अंतर दशा चल रही है, उस ग्रह को देखिए, उस ग्रह को समझिए कि वो ग्रह किस भाव में बैठे हैं, और उस भाव से रिलेटेड चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। और जिस भी भाव में आपके वो मारक बाधक या फिर योग कारक या फिर सम ग्रह बैठे हुए हैं, उनकी दृष्टि किस हाउस में है, आप अगर उन्हीं हाउस को पकड़ के चलेंगे, उन्हीं हाउस से रिलेटेड रिजल्टों की इच्छा करेंगे और उन्हीं हाउस से रिलेटेड चीजों को संभालने की कोशिश करेंगे, तो आपको फायदा होगा। हमारे जीवन में जो भी दशाएं आती हैं वो हमें सिर्फ ये बताती हैं कि हमारे 12 हाउस में हमें कौन सी चीज ऐसी है जो मिलने का समय आ गया है, जिसे हमें पाना चाहिए, जिसे हमें संभालना चाहिए। उस भाव से रिलेटेड रिलेशन को, उस भाव से रिलेटेड आपके जो भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं या फिर जो भी नॉन मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, आप उनको संभालने लगे, आप उनको समझ गए, तो आप ये यकीन मानिए कि आप हर वो चीज पा लेंगे जो आप पाना चाहते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि आप 12 भावों से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीजें एक बार में पा लेंगे, तो ये आपकी मूर्खता होगी। आपकी दशा और अंतर दशा जो चल रही होगी, और जिस भी हाउस में आपके वो ग्रह बैठे होंगे और जिस भी हाउस में उनकी दृष्टि जा रही होगी, आपको जो भी मिलेगा उन्हीं हाउस से रिलेटेड ही मिलेगा। और इसमें आपकी मदद करेंगे आपके लग्नेश और आपके इष्ट देव। इसीलिए इष्ट देव की रेमेडी टिल लाइफ करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक परम मित्र चाहिए, एक ऐसा साथी चाहिए जो आपका मार्गदर्शन करे, जो आपको हर विपत्ति से बाहर निकाल के लाए, या फिर आपके जीवन में जो भी सुख आ रहा है
उस सुख को भोगने की शक्ति दे, क्षमता दे, समझदारी दे। तो आपको हमेशा अपने इष्ट देव को अपनी कुंडली के साथ अलाइन रखने की कोशिश करनी है, और जो भी आपके दशा या अंतर दशा चल रही है उसको समझने की कोशिश करनी है, और वो प्लैनेट जिस भी भाव में बैठे हैं उस भाव से रिलेटेड आपको कर्म करने हैं। और जैसा कि आप ये जानते हैं कि आपकी दशा भी बदलती है और अंतर दशा बदलती है। हाँ, दशा बदलने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, लेकिन अंतर दशा हमेशा बदलती रहती है। तो आप देखिए कि जैसे जैसे आपकी अंतर दशा बदलेगी और दूसरा प्लैनेट आएगा, वो दूसरा प्लैनेट जिस भी हाउस में बैठा होगा, अब समय है कि आपको जो भी चीज मिलेगी उस हाउस से रिलेटेड ही मिलेगी। तो आप उस हाउस से रिलेटेड कर्म करना स्टार्ट कीजिए, उस हाउस से रिलेटेड जो आपके रिलेशन है उसको संभालना शुरू कीजिए। और अगर आप ऐसा करते जाएंगे तो इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है कि अगर आपकी दशा जो भी है आज के समय में, और जो भी आपने पीछे दशा छोड़ी है उसको अगर आपने संभाल कर रखा था, उससे रिलेटेड चीजों को, रिलेशन को, और आज आप जो आगे बढ़ गए किसी दूसरी दशा के साथ में, तो आप ये सोचे कि वो खराब हो जाएंगे, नहीं, वो ऑटोमेटेड फॉर्म में अलाइन रहेंगे। उसमें मदद करेंगे आपके लग्नेश और आपके इष्ट देव। हमारी कुंडली और कुंडली में बैठे हुए जो हमारे ग्रह है वो इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितने कॉम्प्लिकेटेड बना दिए गए हैं। आपको मैं बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आशा है कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी किंचित मात्र भी संदेह हो तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। आप हमसे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर के माध्यम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।